नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस जो कि पूरी तरीके से सुलझने का मतलब नाम ही नहीं ले रहा, ऑल्दो पूरी सारे लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए सब एक साथ मिल करके इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे नेटवर्क में नई नई जो डिटेल्स हैं, नए नए जो लिंक्स हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। जैसे हमने देखा इसमें पाकिस्तान का लिंक निकला, उसके बाद इसमें जो है बाद में चल करके टर्की का लिंक निकला, टर्की बेस्ड हैंडलर की इसमें बात की गई। उसके बाद थोड़े और दिनों बाद जब और मामला खुला और परतें इसकी खुली तो बांग्लादेश का लिंक आया, कल किंजल सर ने उसको कवर भी किया। जब ये सारे लिंक्स सामने आए तो पूरी तरीके से टेरर मॉड्यूल कैसे प्लानिंग की गई थी, किस कौन कौन इसमें शामिल था, कैसे ये सारी चीज़ें जो है, लॉजिस्टिक्स किसने सपोर्ट किया, सब कुछ जो है वो सब कुछ पता जब तक नहीं चलता आप केस वो जो है सॉल्व नहीं होता। मतलब आपको शायद ध्यान में हो अगर, तो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस जो हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन 7-8 सालों तक चली थी और सबका पॉसिबली जितने लोग थे मतलब सबका नाम उसमें निकाला गया, सबको जब तक अरेस्ट नहीं किया गया, आधे तो मर गए। और उसके बाद जा कर के पूरा जो नेटवर्क है उसको निकाला गया था। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। इतना गहरा ये प्लानिंग थी, इतनी बड़ी ये प्लानिंग थी कि जो नेटवर्क्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो दिन पर दिन और बढ़ते चले जा रहे हैं, वो और ज़्यादा आते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि उमर, जो कि इसको कहा जाता है कि प्राइम सस्पेक्ट है, फिर उसके बाद पता चला कि ये सुसाइड बॉम्बर था और ये मारा गया। क्योंकि उमर मारा गया, अरेस्ट नहीं हो पाया इस वजह से, क्योंकि वही हेड था इस पूरे सर्कल को, वही लीड कर रहा था। उसके मारे जाने के बाद जो पूरी कड़ी थी, जो पूरी लिंक स्टैब्लिश हो रहा था, वो टूट गया और इसीलिए पूरा नेटवर्क बस्ट नहीं हो पाया। ऑल्दो ये सारे डॉक्टर्स सीधी तौर पर ये लोग शामिल थे इसमें, तो ये सारे तो पकड़े गए, लेकिन पीछे से कौन इसको प्लान कर रहा है, पीछे से कौन सारा सपोर्ट दे रहा है, कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कैसे रेडिकलाइज किया जा रहा है, कौन से माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब चीज़ें नहीं खुल के आ पाई और उमर के मरने की वजह से केस एकदम स्टॉप हो गया। अब ये केस थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। एक कड़ी जो इसमें सबसे बड़ी आई है वो है उमर का सबसे क्लोज व्यक्ति, जो हमेशा पूरी तरीके से इस टेरर अटैक में उमर के साथ रहा, जिसको हर जगह पर देखा गया, आमिर राशिद अली। फाइनली एनआईए ने आमिर राशिद अली को अरेस्ट कर लिया है और कहा जा रहा है कि ये वो सस्पेक्ट है जो उमर के मारे जाने के बाद इस पूरे केस को आगे बढ़ा सकता है, इस केस के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करा सकता है। आमिर राशिद अली, जो कि एक कहा जा रहा है कि ये लॉजिस्टिक्स का पूरा जिम्मेदारी इस पूरे अटैक में आमिर राशिद अली के पास थी। उमर को हर पॉइंट पर, हर स्टेप पर यही सपोर्ट कर रहा था। इसी व्यक्ति की कई जगहों पर फोटो देखी गई थी, ऑल्दो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था कि कौन है, पकड़ा नहीं जा पा रहा था, लेकिन फाइनली अब एनआईए ने उसको अरेस्ट कर लिया है और अब ये दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस फाइनली आगे बढ़ेगा। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आपको अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। अब ये टेस्ट मतलब जो भी स्टूडेंट, प्रोबेबली जो भी स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करता है, जो भी एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, वो इस टेस्ट को ज़रूर देता है हर बार। तो इससे होता क्या है कि क्योंकि पूरे देश के जितने भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हैं, जनरली वो अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या है कि एक तो ऑल इंडिया रैंकिंग आती है और आप उन्हीं बच्चों के बीच में बैठे हो, एकदम यूपीएससी जैसा माहौल है, तो आप ये समझ पाते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है और जो प्रीलिम्स होगा उसमें आप कैसा परफॉर्म कर पाओगे, आपको किन जगहों पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ये तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। दूसरी, इसमें थोड़े से कुछ फ़ायदे और भी हो जाते हैं कि अगर आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती है तो आप इसमें कार जीत सकते हो। ऑल इंडिया रैंक 2 आती है, आप इसमें आईपैड, आप इसमें मैकबुक, लैपटॉप, आईफोन 17, ऐसी चीज़ें जो है वो जीत सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल इसके लिए देना है, देने में क्या हर्ज है। 40 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स आप यहाँ पर जीत रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पर ज़रूर से रजिस्टर करिए। ध्यान में रखिएगा 23 नवंबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे ये अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो अब अपने टाइम के हिसाब से अनअकैडमी स्कॉलरशिप ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। दोनों स्लॉट्स में आप जो भी स्लॉट आपको बढ़िया लगे आप उसमें दे सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो अब यहाँ पर देखिए रेड फोर्ट कार ब्लास्ट में पूरी तरीके से केस जो है रुक गया था। एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर सामने आया, जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, वो है आमिर राशिद अली। अभी जो आमिर राशिद अली है, कहा जा रहा है कि ये कश्मीर का ही रहने वाला है और एनआईए को मानना है कि ये जो सुसाइड बॉम्बर था उमर, उसका बहुत करीबी व्यक्ति है। उमर के साथ इसको कई जगहों पर देखा गया है। उमर के साथ जब ये दूसरी गाड़ी से जा रहा है तो वहाँ पर भी इसको स्टैब्लिश किया गया। जो गाड़ी उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इसको इको स्पोर्ट, जो कि इन लोगों ने अभी मतलब अपनी गिरफ्त में लिया है, उसमें भी इसको देखा गया, सीसीटीवी में इसका आया है। उमर के साथ एक जगह पर और सीसीटीवी में ये खड़े होकर बात कर रहा है। पॉल्यूशन जहाँ पर ये लोग चेक करा रहे हैं, वहाँ पर भी एक सेकेंड व्यक्ति दिख रहा है
और प्रोबेबली वो उसकी पीठ की तरफ उसने मुंह उधर की तरफ किया हुआ है, और वो भी कहा जा रहा है कि यही आमिर राशिद अली है। तो इस पूरे डिटेल में, इस पूरे हर जगहों पर जब ये टेरर अटैक प्लान किया जा रहा था, जब टेरर अटैक किया जा रहा था, करने वाले थे, आमिर राशिद अली वहाँ पर था। जिस दिन ये हुआ है सुसाइड बॉम्बिंग, उस दिन आमिर राशिद अली नहीं था, लेकिन बाकी सारे दिन, बाकी सारे सीसीटीवी फुटेज में इसको देखा जा रहा है, तो ये उमर का बहुत करीबी हो सकता है। एनआईए का मानना है कि अब यही वो व्यक्ति है जो इस पूरे केस की जो पूरी कड़ी है, कि ये केस कैसे प्लान हुआ था, कैसे ये अटैक हुआ, उमर ने जल्दबाजी में कर दिया ये अटैक, प्लान क्या था, बड़ा प्लान क्या था, क्या अभी और ख़तरा हो सकता है, और कहाँ कहाँ पर इसके जो लिंक्स हैं वो इस्टेब्लिश हैं, और कहाँ कहाँ पर सामान छुपाए गए हैं। क्योंकि अभी इसमें ये भी बात सामने खुल करके आई, जब बांग्लादेश लिंक निकला तो इसमें ये भी बात सामने खुल करके आई है कि जैश का पूरा जो मतलब जैश और लश्कर दोनों मिल करके बहुत सारे वेयर हाउसेस में इन्होंने अपना सामान अभी भी छुपाया हुआ है। अभी भी कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो इस पूरे अटैक को प्लान करने या पूरे अटैक को कंडक्ट करने के लिए काम कर रहे होंगे, कर सकते हैं, ऐसा एनआईए ने आशंका जताई थी, और ऐसा कहा था कि अभी पूरी तरीके से नेटवर्क बस्ट नहीं हुआ है, कुछ ही लोग को इसमें अरेस्ट किया गया, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको पकड़ना ज़रूरी है। तो अब यही व्यक्ति है आमिर राशिद अली जो इस पूरी घटना को खोल सकता है, जो इस घटना के बारे में डिटेल्स बता सकता है कि उमर ने कैसे प्लान किया, उमर कैसे इन लोगों को लीड कर रहा था। क्योंकि इन सारे लोगों में से 2 लोग का नाम सबसे प्रमुख तरीके से आया था, एक उमर का जो सुसाइड बॉम्बर था जो मारा गया, और दूसरा शाहीन शाहिद। शाहीन शाहिद ने तो बता दिया कि उसको जिम्मेदारी विमेन विंग की दी गई थी, कि जैश की जो विमेन विंग है, जो मसूद अजहर की बहन संभाल रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत में शाहीन शाहिद को दी गई कि आप भी सबको जो है रिक्रूट करिए और सबको बरगला करके लेकर के आइए इस पूरे विंग में। उमर की जिम्मेदारी कहाँ तक थी, उमर किसके किसके लिए काम करता था, अलकायदा से उसके क्या लिंक्स थे, टर्की में उसने किससे मुलाकात करी, टर्की में जब गया तो वो उसके साथ और कौन कौन गया, दुनिया भर की चीज़ें, जो दुनिया भर के सवाल थे वो यहाँ पर आकर के उमर तक ख़त्म हो जा रहे थे। अब उस सवाल को आमिर राशिद अली ही क्लियर कर सकता है। अगर आमिर राशिद अली के बारे में देखें तो अगेन ये जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है, पुलवामा का ही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर उमर की जो फैमिली है, उमर की फैमिली ने कहा कि भाई हम तो ऐसे किसी आमिर को नहीं जानते, हम तो ऐसे किसी अदील का नाम हमने नहीं सुना, मुजम्मिल का नाम नहीं सुना, मतलब जो लोग भी उमर के साथ इस पूरे नेटवर्क में थे, उमर की फैमिली ने कहा कि हमने किसी का भी नाम नहीं सुना। देखिए इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल कि उमर ये सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है कि फैमिली मुसीबत में ना पड़ जाए या दुनिया भर की चीज़ें हैं तो फैमिली से नया शेयर करे, लेकिन ये सारे लोग उसके साथ थे, ये लिंक पूरा ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नंबर का रूम नंबर 13 है हॉस्टल का, उससे वहाँ पर सारी प्लानिंग हुई है, मुजम्मिल को वो अलॉटेड था, वो सब कुछ वहाँ से बस्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करें अगर आमिर राशिद अली की, तो ये भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और एनआईए का कहना है कि उमर का सबसे करीबी था, उसको सारे लॉजिस्टिक्स इसने दिलाए थे, जो उमर सुसाइड बॉम्बर था। अब देखा गया कि लॉजिस्टिक्स दिलाए कहाँ से यहाँ पर, तो जो हुंडई i20 कार का इसमें फाइनली इस्तेमाल किया गया। सबसे देखिए पहली चीज़ क्या थी कि ये लोग कार जो है वो इको स्पोर्ट इसमें इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन क्या है इको स्पोर्ट थोड़ी सी बड़ी गाड़ी थी, थोड़ा मुश्किल था। दूसरी बात ये थी कि वो गाड़ी उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब यहाँ से लिंक्स जो हैं वो थोड़ा सा इन लोग के लिए डिफ़िकल्ट होते चले गए, तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम नई गाड़ी ही खरीदेंगे, और शायद ये ऊपर से भी आया होगा कि हम नई गाड़ी खरीदेंगे, ऐसी गाड़ी खरीदेंगे जो कई बार खरीदी बेची जा चुकी है, ताकि कन्फ्यूजन उसमें बना रहे। एक तो ये हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कन्फ्यूज़ करने के लिए इन्होंने जानबूझ करके गाड़ी खरीदी बेची, बहुत पहले से ये लोग प्लान कर रहे थे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आमिर राशिद अली उसमें मेन आदमी था। i20 गाड़ी जो है, जिसको बाद में आईडी की तरह इस्तेमाल किया गया, उस गाड़ी को अरेंज कराने में इसका काम था। इसने क्या किया कि रिपोर्ट ये कहती है कि OLX से ये गाड़ी खरीदी थी, सेकंड हैंड क्या, ये 4th हैंड गाड़ी थी, तो OLX से इसको खरीदा गया। इसका जो डीलर था उसका नाम था अमित पटेल। डीलर ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, जनरली जब गाड़ी बेचनी खरीदनी होती है तो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन दोनों के पास पूरे थे। 2 लड़के आए थे, कश्मीर से थे, दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, और हमने इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट्स ठीक थे तो हमने गाड़ी दे दी। जाहिर सी बात है कोई भी डीलर तो यही करेगा, डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और गाड़ी दे देगा, तो वही डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, गाड़ी दे दी। और ये तब की एक फ़ोटो है, जब भी गाड़ी सेल करते हैं ये लोग तो एक वीडियो बनाते हैं, एक फ़ोटो होता है, आपको भी पता होगा अगर आपने गाड़ी खरीदी बेची होगी तो गाड़ी क्या मतलब कुछ भी, तो एक वीडियो एक फ़ोटो जो है उसका शूट करते हैं, यहाँ पर की पकड़ाते हुए एक फ़ोटो आई। और सबसे अच्छी बात ये हो गई इस पूरे केस में कि ये फ़ोटो आमिर राशिद अली की ही है, आमिर राशिद की ही है, आमिर राशिद की फ़ोटो है। उमर इसमें कहीं भी आपको फ़ोटो में दिखाई नहीं देगा। ये बात, ये चीज़ स्टैब्लिश करती है। और गाड़ी का नंबर भी आप देख रहे हो, 426 CE 7674, वही गाड़ी जिसको ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। आमिर जो है
वो इससे समझ में आ चुका है कि पूरी तरीके से लॉजिस्टिक्स का पूरा काम ये आमिर ही देख रहा था और इसीलिए इसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। फाइनली एनआईए ने इसको उठा लिया है। अब इस पूरे केस में अगर आप देखिए तो इस केस में जो उमर की व्हीकल थी उसको भी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए मतलब सीज कर लिया गया है। इसके अलावा 73 लोग 73 लोगों से पूछताछ इसमें हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सस्पेक्ट हैं, कुछ विटनेसेस भी हैं, लेकिन 73 लोगों से पूछताछ हुई। इसमें कुछ तो वो भी लोग हैं जो गंभीर रूप से इस पूरे मामले में घायल हुए हैं, उनसे भी यहाँ पर पूछताछ चल रही है। और ये पूछताछ इसीलिए चल रही है क्योंकि इस पूरे नेटवर्क को कहीं ना कहीं बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ एनआईए, ये सब लोग इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने में लगे हुए हैं। 73 लोगों से पूछताछ, मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत ही बड़ा केस बनता चला जा रहा है। लिंक्स इसमें, इंटरनेशनल लिंक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एक और स्टूडेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की पढ़ने वाली, कहा जा रहा है कि आदिल की बड़ी करीबी थी वो स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट, तो इसलिए उससे भी पूछताछ की गई है। नाम यहाँ पर ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि इस फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में वो स्टूडेंट भी कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाए, वो भी कुछ आदिल के बारे में बड़ा बता पाए। आदिल भी इसमें उतना ही शामिल था जितना उमर शामिल था, जितना मुजम्मिल शामिल था। आदिल को लेकर के कुछ बात ये भी आई थी कि इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, इसको फंसाया जा रहा है, लेकिन बहुत साफ कर दिया एनआईए ने कि आदिल का भी उतना ही हाथ था जितना मुजम्मिल का था, जितना उमर का था, जितना शाहीन का है, उतना ही हाथ आदिल का भी था। आदिल को भी एक सहारनपुर का हॉस्पिटल में वो काम करता था, उसको भी वहाँ से उठाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे केस में और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि जब यहाँ पर फॉरेंसिक एनालिसिस पूरे साइट की हो रही थी, 9 mm की 2 गोलियाँ यहाँ पर मिली, एक लाइव राउंड मिला, दूसरा एम्प्टी शेल मिला। 9 mm की वो गोली है जो बैंड है सिविलियन यूज़ के लिए, या तो मतलब सिक्योरिटी ऑफिशियल के पास हो सकती है या ऑथराइज पर्सन के पास हो सकती है। ये वेपन वहाँ पर कैसे आया, इस वेपन की गोलियाँ वहाँ पर कैसे हैं, ऊपर से एक एम्प्टी राउंड भी, इसका मतलब कहीं पर फायर भी हुआ होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी क्वेश्चंस जो हैं वो और ज़्यादा रेज हो रहे हैं और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन और दिन पर दिन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है और इसमें लिंक्स खुल करके चले आ रहे हैं। दिल्ली में बीते दिनों अगर आपने देखा तो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइटन किया गया है और ये बात ये बताती है कि अभी भी इस पूरे मॉड्यूल को ऊपर मतलब जो पूरा गहन चर्चा है उसके ऊपर की जा रही है। अभी तक भी पूरा नेटवर्क मॉड्यूल खुला नहीं है क्योंकि इतनी जो टाइटन की गई है सिक्योरिटी, अभी तक काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी तक भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी आपको बिजी स्पेसेस आप देखोगे दिल्ली में, खूब चौचक वहाँ पर पुलिस निरीक्षण वहाँ पर चल रहा है। इवन कल तो मतलब सैटरडे के दिन तो कई सारी अनअटेंडेड व्हीकल्स के ऊपर चालान भी किया पुलिस ने, कई सारी अनअटेंडेड व्हीकल्स को सीज़ कर दिया, जिसको कोई भी नहीं जा रहा उसको सीज़ ही कर दिया। तो ये जो पूरा वाइप आउट चल रहा है ये सब बताता है कि मामला अभी भी गंभीर है, मामला अभी भी जो अलर्ट है वो अभी भी है। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी अलर्ट है क्योंकि ये टेरर मॉड्यूल जो अभी जैश और लश्कर एक साथ आए हैं, ये खतरा की घंटी है, खतरा हो सकता है। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।